सो डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं ये हम कर चुके हैं, राइट? वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम विद डिफरेंट मेथड्स। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में आप कैसे नए रोज नए कॉलम्स ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग रोज एंड कॉलम्स को डिलीट कर सकते हो। वी हैव डन दैट ऑल। वी हैव आल्सो डन कि हम लॉक आई लॉक और ऐड आई ऐड को कैसे यूज करते हैं टू फेच द वैल्यूज फ्रॉम सम गिवन पोजीशंस, और उन गिवन पोजीशंस पे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास डेटा फ्रेम पे और भी कुछ मिसलेनियस ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो, जो हम आज की क्लास में करेंगे। सो बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पेपर ऑलमोस्ट सारा 1 1 मार्क का ही होता है। अगर आपको डेटा फ्रेम पे 5 नंबर का क्वेश्चन आ भी रहा है तो उसमें भी 5 पार्ट्स होंगे जो 1 1 मार्क के होंगे, या 2 2 मार्क का कुछ पार्ट हो सकता है। सो आपको एक एक कमांड अच्छे से आनी बहुत ही जरूरी है। सो वी शुड नो ईच एंड एवरी कमांड सेपरेटली कि किससे क्या होता है, राइट? जैसे कि हमने एक कंसेप्ट किया था बुलियन इंडेक्सिंग का, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, बट जस्ट फॉर रिवीजन, अगर मैं यहाँ पर वो स्टूडेंट्स के मार्क्स देखना चाहती हूँ जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं, तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, सो इफ आई वांट टू सी दो स्टूडेंट्स मार्क्स हु हैव स्कोर्ड अबव 80, तो हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है। ये कोड जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे साथ के साथ शेयर करते रहती हूँ। ठीक है, पर आपको कभी चाहिए भी हो पाइथन फाइल्स तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो एंड यू कैन टेक दीज फाइल्स, राइट? सो दिस इज DF13। हमने तीसरी बार अब इसमें चेंजेस कर रहे हैं। हमारा डेटा फ्रेम क्रिएटेड है, हमने अपना डेटा फ्रेम प्रिंट कराया है, और उसके बाद अब जो मैं प्रिंट कराऊंगी वो मुझे आई लॉग से नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर लगाऊंगी बूलियन इंडेक्सिंग। तो बूलियन इंडेक्सिंग कैसे लगती है? ये स्क्वायर ब्रैकेट एक लगती है इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। इसके अंदर अब आपको एक बूलियन कंडीशन देनी है, जहां पर वो कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आएगा वो रिकॉर्ड्स आपके मैचिंग रिकॉर्ड्स माने जाएंगे और वो डिस्प्ले होंगे, और जहां पर इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आएगा वो आपकी कंडीशन, मतलब वो स्टेटमेंट जो है वो शो नहीं होगी। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो मैंने यहाँ पे लिखा df डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो अब इट शुड शो मी, पहले तो पूरा डेटा फ्रेम दिखाएगा और उसके बाद वो सिर्फ उतनों को दिखाएगा जिनके मार्क्स 80 या 80 से ज्यादा है। सो दिस इज कॉल्ड बुलियन इंडेक्सिंग, कि जहां जहां पे कंडीशन ट्रू है सिर्फ उन्हें दिखाया जाए, जहां पर कंडीशन फॉल्स है उनको नहीं दिखाएगा। सो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? बूलियन इंडेक्सिंग, क्योंकि ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो रिकॉर्ड दिखेगा या नहीं दिखेगा। सेकंड चीज डेटा फ्रेम में हो जाती है सॉर्टिंग। तो जैसे आप सॉर्टिंग सीरीज की कर रहे थे वैसे ही आप सॉर्टिंग डेटा फ्रेम की भी कर सकते हो, पर सीरीज में तो एक ही कॉलम था, ठीक है। यहाँ पे तो एक कॉलम नहीं है आपके पास, यहाँ पे तो मल्टीपल कॉलम्स हैं। तो जब आप यहाँ पे सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो आपको बताना पड़ता है कि किस कॉलम के बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है। सो डू यू वांट टू सॉर्ट इट ऑन मार्क्स कॉलम, यू वांट टू सॉर्ट इट ऑन एडमिशन नंबर, आप इसे क्लास पे सॉर्ट करना चाहते हो, किस पे सॉर्ट करना चाहते हो? सो यू हैव टू टेल कि हमें सॉर्ट करना किस पे है, ठीक है। सो फंक्शन का नाम है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। सो ये चीजें बहुत माइन्यूट है लेकिन बहुत मैटर करती है, तो अगर आपने अंडरस्कोर पेपर में मिस कर दिया तो यू माइट गेट मार्क्स डिडक्टेड फॉर दैट। सो आप यहाँ पे देख रहे हो ये मार्क्स के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है। तो पहले आ रहा है 67 78 89 90। सो दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप चाहते हो कि जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आए, फिर उसके जिसके उससे कम है, एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, कॉमा देके, सो बाय मार्क्स एंड देन कॉमा ascending is equal to false. So ascending is equal to false का मतलब है कि I want to see the marks in decreasing order. ठीक है, सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, मतलब सॉर्ट होके आ जाएगा। सो सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग योर डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो दिस इज हाउ यू कैन डू सॉर्टिंग। किस कॉलम पे सॉर्ट करना है वो बताना है, और अगर आप नहीं बताओगे कि किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे, सो दैट इट इज सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सो ये हो गया सॉर्टिंग और डेटा फ्रेम। बाकी हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस होते हैं जो आप डेटा फ्रेम के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं df डॉट डिस्क्राइब,
तो कुछ अगर आपने कभी मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो आपको ये कुछ स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशंस के रिजल्ट देगा, जैसे कि काउंट, टोटल वैल्यूज कितनी है। देखो एडमिशन नंबर और क्लास का तो ये सब निकाल के कोई फायदा भी नहीं है, मार्क्स का है तो वो मैं बताती हूँ अभी कैसे चेंज करेंगे हम। पर फिलहाल ये जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनका काउंट बता रहा है, उनका एवरेज मतलब मीन बता रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन बता रहा है, मिनिमम वैल्यू बता रहा है, मैक्सिमम बता रहा है और क्वार्टाइल्स बता रहा है। Q1, Q2, Q3 मतलब 25% वाला एवरेज, 50% वाला एवरेज और 75% वाला एवरेज बता रहा है। पर ये तीनों कॉलम्स का बता रहा है। आप तीनों का नहीं देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख सकते हो मार्क्स लाइक दिस, एंड इफ यू सी तो अब वो सिर्फ आपको मार्क्स का ही वो सारा डेटा दिखाएगा, बाकी कॉलम्स का नहीं दिखाएगा क्योंकि उसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको अलग अलग से चाहिए वो वैल्यूज तो आप अलग अलग से भी देख सकते हो। लाइक आप सिर्फ लिख सकते हो df marks डॉट मीन, तो उससे सिर्फ मीन आ जाएगा। अगर आप मीडियन देखना चाहोगे तो मीडियन आ जाएगा। सो दैट इज अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू फेच दैट। सो अगर मैं ऐसे मीन लिखती हूँ सो इट विल शो मी मीन। मैं ऐसे मीडियन भी देख सकती हूँ, मॉड भी देख सकती हूँ। सो मीन, मीडियन, मॉड, इसके क्वेश्चंस कभी आए नहीं है पेपर में, बट इन केस मीन आ जाता है या सम आ जाता है, मैक्स आ जाता है, मिन आ जाता है, सो यू शुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एवरेज मार्क्स आर, राइट, एंड आई कॉपी दिस, पेस्ट इट है, यहाँ पर मैं कर देती हूँ मिन। मिन का मतलब है लोएस्ट मार्क्स। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लोएस्ट मार्क्स। देन यू हैव मैक्स, दैट इज द हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, मॉड होता है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब सबसे ज्यादा बच्चों के जितने नंबर आए होंगे, दैट इज मॉड। सो ये आपके पास एवरेज मार्क्स आ गया, लोएस्ट आ गया, हाईएस्ट आ गया। सो इस तरीके से आप इन फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नाउ नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम CSV फाइल्स। इसके ऊपर 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे 1 नंबर का आए चाहे 2 नंबर का आए, बट आएगा फॉर श्योर। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि CSV फाइल्स होती क्या है, व्हाट आर CSV फाइल्स। अभी तक हम जो ये प्रोग्राम्स बना रहे हैं, हमारा जो डेटा है वो सिर्फ यहाँ है रैम में। द मोमेंट आई क्लोज द प्रोग्राम दिस डेटा इज गॉन, है ना। आप चाहते हो कि ये डेटा किसी टेक्स्ट फाइल में प्रॉपरली स्टोर्ड रहे, जिसे मैं बाद में चाहूं तो प्रिंट आउट निकाल लूं या किसी को ईमेल कर दूं, आई कैन यूज इट लेटर। ठीक है, सो उसके लिए स्पेशल टाइप की फाइल्स होती हैं जिन्हें बोला जाता है CSV फाइल्स। CSV फाइल की फुल फॉर्म क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली फाइल। So CSV file stand for comma separated values. ठीक है, so CSV file comma separated values. Now comma separated values में होता क्या है, CSV files comma separated values में आपका डेटा ऐसे स्टोर होगा, जैसे एडमिशन नंबर है 3332 comma file comma 11 comma 92 1232 comma अंकिता, मतलब एक रिकॉर्ड एक लाइन पे स्टोर होगा और बीच में कॉमास होंगे। कॉमा की जगह इसे हम कोई और सिंबल भी दे सकते हैं, विच इज कॉल्ड डेलिमीटर। सो बाय डिफॉल्ट द डेलिमीटर इज कॉमा। यू कैन हैव हाइफन, यू कैन हैव हैश, यू कैन हैव सम अदर सिंबल, वो आपकी चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी और को डेलिमीटर यूज कर सको, बट बाय डिफॉल्ट डेलिमीटर इज कॉमा। वी यूज कॉमा फॉर दिस पर्पस। ठीक है, सो ये हमारे पास डेटा को स्टोर करने का तरीका होता है। फाइन, अब परमानेंटली सेव करना, तो बस दो ही फंक्शन है जिनको आपको याद रखना है, एक है टू CSV और एक है रीड CSV, दोनों में अंडरस्कोर है। टू CSV में आप क्या करोगे, आप डेटा फ्रेम का नाम लिखोगे, डॉट टू अंडरस्कोर CSV लिखोगे और यहाँ पर उस फाइल का नाम लिख दोगे जिस फाइल में आप सेव कराना चाहते हो। अगर आप सेम फोल्डर में सेव कर रहे हो तो सिर्फ फाइल का नाम लिखोगे, अगर आप दूसरी जगह पे सेव कर रहे हो तो पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, लाइक D ड्राइव में, इस फोल्डर में, इस जगह पर मुझे सेव करना है। और अगर आप रीड करा रहे हो तो आपको डेटा फ्रेम इज इक्वल टू पांडा डॉट रीड CSV। सो रीड CSV पांडा के साथ होता है, PD डॉट रीड CSV होता है, और टू CSV डेटा फ्रेम के साथ होता है। यहां पर भी आपको वही फाइल का नाम देना होगा टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। सो लेट मी शो यू हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स, और इसका मतलब क्या है जो हम कह रहे हैं कि सेव हो जाता है डेटा।
ठीक है, सेव हो जाता है का मतलब क्या है कि ये मेरा प्रोग्राम है, इधर कहाँ पर सेव्ड है, ये पाइथन फोल्डर में सेव्ड है। तो मेरे को इसको फाइल जो बनेगी वो भी बाय डिफॉल्ट वहां बनेगी, पर मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको कर लेती हूँ सेव एज, एंड आई सेव इट इन डॉक्यूमेंट्स एंड आई नेम इट एज df CSV। लेट्स से जरूरी नहीं है कि इसका नाम CSV देना है आपको, पर मान लो मैंने इस नाम से इसको सेव कर दिया। बट बिफोर आई मेक एनी चेंजेस, लेट मी सेंड दिस कोड to you guys on your group. So we have 12th class का ग्रुप कहाँ है भाई, ये रहा। So है, ठीक है, ये आपका कोड हमने भेज दिया है एंड लेट्स मॉडिफाई इट नाउ। अब ये आपने डेटा फ्रेम प्रिंट कराया था, ठीक है, अब मुझे ये डेटा फ्रेम को क्या करना है, राइट कराना है फाइल के अंदर। सो मैंने लिखा df.to_csv and I'm storing students.csv। ठीक है, अगर इस नाम की फाइल पहले से कोई हुई तो वो हट जाएगी, ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। और मैंने उसके बाद मैसेज दे दिया डेटा सेव्ड, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये हम सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए दे रहे हैं। सो आई राइट डेटा सेव्ड, नाउ आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। बिफोर आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ डॉक्यूमेंट्स में कि students.csv है या नहीं, ठीक है, लेट मी शो यू दैट फर्स्ट। सो आप ये देख रहे हो, दिस इज माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, ठीक है, ये है DF_CSV जो कि अभी सेव हुई है, आज की डेट आप यहाँ पे देख रहे हो 26 जून एंड दिस इज द टाइम, राइट, ये सब पुरानी फाइल्स। सो दिस इज कमिंग इन द रीसेंट फॉर्म। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये आपका प्रोग्राम है, आपने इसको रन किया, रन करने के बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ तो सेम ही रहेगा। अब मैं यहाँ डॉक्यूमेंट में जाती हूँ। सो एज यू कैन सी नाउ दिस फाइल इज हियर, ये फाइल पहले यहाँ पे नहीं थी, अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स नाम की फाइल आ रही है, और इसका टाइम भी आप देख सकते हो 32 पे हमने पहले देखा था, 33 पे एग्जीक्यूट करके ये आया है। एक्सेल का लोगो क्यों आ रहा है, क्योंकि CSV फाइल्स कैन बी ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एज वेल। सो इफ यू ट्राई टू ओपन इट तो आप इसे एक्सेल में भी ओपन करके देख सकते हो, या आप इसे नोटपैड में भी ओपन करके देख सकते हो। सो इफ आई ओपन इट इन नोटपैड, आप देखोगे कि ये जो कंटेंट है ये सारा वही है जो हमने डेटा फ्रेम में लिखा था। इसमें इंडेक्स भी राइट हो रहा है, आप चाहते हो इंडेक्स राइट ना हो तो वो भी पॉसिबल है, आपको राइट करते टाइम लिखना होगा इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। सो जहां पर हमने ये लिखा है students.csv, यहाँ पर हम साथ में क्या दे देंगे, index is equal to false. So save it, execute it now, and if you go back and check that file, यहाँ पे दोबारा से इसको ओपन करके देखोगे तो आप यहाँ देखोगे कि इसमें अब इंडेक्स जो S1 S2 S3 S4 था वो नहीं आएगा। आई डबल क्लिक बाय मिस्टेक, तो अब ये एक्सेल में खोलेगा उसको, ठीक है। सो ये आप एक्सेल में देख रहे हो आ गया, और इसमें S1 S2 S3 नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको नोटपैड में भी खोल के दिखाऊंगी तो भी नहीं आएगा। सो CSV फाइल्स का बेस्ट फायदा यही होता है कि इट इज यूज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एंड वो डेटा आपका आप एक्सेल से भी रेफर कर सकते हो। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो S1 S2 S3 नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट इनटू अ CSV फाइल। तो आप डेटा को राइट करा सकते हो CSV फाइल में, जो बाद में कभी भी कहीं से भी यूज हो सकता है। इसको अब आप ईमेल करो, इसको किसी को भी सेंड करो, दैट इज टोटली अप टू यू, यू कैन डू इट एनी हाउ, ठीक है। अगर मैं इसमें सर्च करूं कि मेरे पास कोई और CSV फाइल है, सो वी डू हैव फाइल्स, जैसे कि ये है कॉन्टैक्ट्स, पार्ट्स, वॉच, सो ये सब इसी के अंदर है। अब लेट्स ओपन दीज, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर से मुझे ये प्रोडक्ट्स वाली फाइल ओपन करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे नया प्रोग्राम बना लेती हूँ। मैं क्या लिखूंगी, import pandas as pd, and I write df is equal to pd dot read underscore csv, और यहाँ पर मुझे अब वो फाइल का नाम देना है जो मैं ओपन करना चाहती हूँ। सो मान लो मैंने लिखा product.csv, एंड देन आई वांट टू प्रिंट द डेटा फ्रेम। मुझे नहीं पता उसमें क्या है, बट दैट्स ऑफ टाइप CSV, सो इट विल बी रीडिंग समथिंग फ्रॉम देयर। सो हमने इसको रीड करा लिया।
सो नो सच फाइल प्रोडक्ट डॉट सी एस वी इज देयर। सो अभी क्या एरर आ रहा है कि फाइल नहीं है, प्रोडक्ट्स है, एस भी है साथ में। सो इट हैज टू बी एग्जिस्टिंग फाइल, तभी आप उसमें से रीड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। सो अब हमने प्रोडक्ट्स डॉट सी एस वी ओपन किया एंड लेट्स सी उसमें कोई कंटेंट है या नहीं है। सो यस, उसमें ये थोड़ा बहुत सा कंटेंट था जो यहाँ पर आपको दिख पा रहा है। और उसमें देखो उसने चॉकलेट वाले को हेडिंग मान लिया। सो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट रो को एज्यूम करता है कि हेडिंग होगी इसमें। अगर आपके पास हेडिंग नहीं है तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा हेडर इज इक्वल टू नन। सो हेडर इज इक्वल टू नन से क्या होगा, अब उसने वो चॉकलेट वाले को भी एज एन आइटम ले लिया और कॉलम हेडिंग 012 दे दी, कि मैंने उसको बताया कि फाइल में सिर्फ डेटा ही है, हेडिंग्स नहीं है। So header is equal to none means we don't have heading stored in the file, we only have the data. और अब आप इसके इंडेक्स वगैरह सब बदल सकते हो, वो आगे डेटा फ्रेम का जो काम है वो नॉर्मली रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे आपने यहाँ पर दे दिया प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम एंड यू हैव कॉस्ट, एंड देन आफ्टर दैट यू print the data frame. So you will have the headings now. ठीक है, वो हम चेंज कर सकते हैं। सो वो बिल्कुल डेटा फ्रेम के जो बाकी के ऑपरेशंस हैं वो वैसे ही परफॉर्म होंगे जैसे नॉर्मली परफॉर्म होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें आप एक काम और कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप यहाँ नंबर ऑफ रोज भी बता सकते हो कितनी फेच करनी है। सो वी हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड n rows. N rows is equal to. So I can tell how many rows I need to read from the CSV file. अगर उसमें 100 rows हैं, आपको सिर्फ पहली 20 चाहिए, तो आप लिख सकते हो n rows is equal to 20. ठीक है, सो वी कैन स्पेसिफाई दैट। अगर आप ये चाहते हो कि शुरू की कुछ रोज छोड़ दे उसके बाद रीड करे, तो स्किप रोज नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। तो स्किप रोज इज इक्वल टू 5 लिखूंगी तो पहली 5 रीड नहीं करेगा, उसके आगे की रीड करेगा। सो एन रोज टॉप से बताता है कितनी रोज रीड करनी है, और स्किप रोज बताता है ऊपर से कितनी छोड़ के बाकी को रीड कर लो। सो दैट इज इट, बस इतना सिंपल है राइटिंग एंड रीडिंग टू अ सीएसवी फाइल, इट्स दैट इजी। कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको रीड सीएसवी और टू सीएसवी फंक्शन का पता होना चाहिए, दैट इज इट। सो काम बड़ा है लेकिन तरीका बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा है। सो रीड सीएसवी, पांडा डॉट रीड सीएसवी इज द फंक्शन। जब आपको सीएसवी फाइल से डेटा अपने डेटा फ्रेम में लेकर आना है, उसके बाद तो नॉर्मल डेटा फ्रेम के ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। सिमिलर वे जो आपका रिजल्टेंट डेटा फ्रेम है उसको आपको फाइल में स्टोर कराना है, तो उसके लिए आपके पास टू CSV फंक्शन होता है। दैट इज इट, दैट इज इट यू हैव टू डू अबाउट CSV फाइल्स। ठीक है, एक चीज और आती है आपके सिलेबस में जो पूछा नहीं जाता एग्जाम में ज्यादातर, बट पूछा जाए तो उसका मतलब क्या है। वी हैव टू फंक्शंस कॉल्ड आइटर रोज एंड आइटर आइटम्स। मतलब क्या होता है इनका, देखो अगर आप यहाँ पे लिखते हो फॉर के इन df डॉट आइटर रोज, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि ये लूप उतनी बार चलेगा जितनी रोज हैं आपके पास, और के में एक एक करके वो रो आएगी। df डॉट प्रिंट df, एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट, अच्छा ऊपर वैल्यू नहीं लिखी मैंने स्किप रोज की, इसलिए एरर आ रहा है, तो ये तो हमें देने ही नहीं थे। और यहाँ अंडरस्कोर नहीं होता है, इट्स टुगेदर। सो आप देख रहे हो आइटर रोज कितनी बार चला, 3 बार। पहले ये चॉकलेट का डेटा आया, फिर बुक का, फिर बॉल का। सो जितनी रोज हैं उतनी बार आइटरेट करता है, तो हम ये कहते हैं कि इट आइटरेट्स हॉरिजॉन्टली, क्योंकि रो वाइज आइटरेट कर रहा है। तो रो वाइज आइटरेट कर रहा है तो वो आइटर रोज हो गया, हॉरिजॉन्टली आइटरेट कर रहा है। एंड देन अगर आप आइटर आइटम्स कर देते हो, सो इट विल आइटरेट कॉलम वाइज। सो आइटर कॉलम्स कोई फंक्शन नहीं होता, चेंजेस होते रहते हैं। आइटर आइटम्स इट्स नॉट एक्सपेक्टेड, जबकि होता यही है आपके पास। सो आइटर आइटम्स जो है वो कॉलम्स के लिए चलता है, और आइटर रोज जो है वो रोज के लिए चलता है। ठीक है, सो वी डोंट हैव एनीथिंग एज आइटर कॉल्स, यहाँ पर तो आपके पास एरर आ जाएगा। वी डोंट हैव एनी फंक्शन लाइक दैट, वो तो होता ही नहीं है। ठीक है, सो आइटर रोज है
और उसके बाद आपके पास आइटर आइटम्स है। मे बी हमने एकदम रोज के बाद लगाया है, लेट मी चेक दिस। नहीं ले रहा है वो। चलो आइटर आइटम्स मैं आपको चेक करके बताती हूँ, बट theoretically यू जस्ट हैव टू डू इट दिस वे कि आइटर रोज इज टू आइटरेट हॉरिजॉन्टली एंड आइटर आइटम्स इज टू आइटरेट वर्टिकली। लेट मी आइटर रोज। सो आइटर रोज उतनी बार लूप चलाएगा जितनी आपके पास रोज है, सो इट विल आइटरेट अकॉर्डिंगली। ठीक है। और दूसरा फंक्शन जो होता है वो होता है आइटर आइटम्स। आइटर आइटम्स का काम क्या है? टू आइटरेट वर्टिकली। सो वर्टिकली का क्या मतलब है कि कॉलम वाइज एक एक कॉलम करके वो चलता है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं df डॉट आइटर आइटम्स एंड वी प्रिंट इट। वैसे तो इसमें आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने के लिए आता नहीं है, क्योंकि जो आईपी सब्जेक्ट है उसमें हमें कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। ठीक है। उसमें आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सो इसलिए इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टली क्या आइटरेट करता है, वर्टिकली क्या आइटरेट करता है। सो कभी कभी पांडास मॉड्यूल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, दैट्स व्हाई इट्स गिविंग द एरर ऑन आइटर आइटम्स, बट आइटर आइटम्स इज यूज्ड टू मूव वर्टिकली एंड रोज इज यूज्ड टू मूव हॉरिजॉन्टली। आइटर कॉल्स नाम का कोई फंक्शन नहीं होता। तो आपको ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू आइटरेट हॉरिजॉन्टली इन द डेटा फ्रेम। सो इट्स आइटर रोज। और अगर पूछते हैं कि विच वन इज यूज्ड टू आइटरेट वर्टिकली इन द डेटा फ्रेम, सो इट्स आइटर आइटम्स। आइटर कॉलम नहीं होता। ठीक है, जस्ट रिमेम्बर दैट। उतनी सी चीज है जो आपको याद रखनी है। सो ये सारे हमने जो उतनी भी चीजें की, ये सब डेटा फ्रेम से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद में रखनी है और आपको क्लियर होने चाहिए ये फंक्शंस, ये स्टेटमेंट्स की किससे क्या होता है, सो दैट आपको जब 1 मार्क की स्टेटमेंट लिखने के लिए आए वो कर सको और ऑब्वियसली आप प्रैक्टिकल्स कर सको। सो वी विल बी डूइंग प्रैक्टिस फॉर डेटा फ्रेम प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। अगली क्लास में हम पीवाईक्यूज करेंगे डेटा फ्रेम के। ठीक है। सो डेटा फ्रेम के जो भी पीवाईक्यूज मैक्सिमम जितने भी हमारे आधे घंटे में सॉल्व होते हैं, सो वी विल बी डूइंग ऑल पीवाईक्यूज ऑफ data frames in the next class. ठीक है। So अभी जो किया, I hope it's clear to you and just try to practice the same commands on your system so that आपको अच्छे से और उसको समझने में हेल्प होगी और उतने अच्छे से आपको वो याद भी होंगी जब आप खुद से कोड करके देखोगे।